हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन में लॉसेस के बारे में। लॉसेस हम लोग इसके पहले जो है ट्रांसफार्मर में भी लॉसेस बात कर चुके हैं। दैट इज़ वेरी सिमिलर, बट ट्रांसफार्मर जो है दैट इज़ द स्टैटिक डिवाइस, ओके, और ये डीसी मशीन जो है दैट इज़ द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, रोटेशन के कारण जो एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहा है, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के लॉसेस में ऐड कर दे तो वो सारा लॉसेस हम लोग डीसी मशीन में स्टडी कर सकते हैं। तो लॉसेस जो होता है हमारा यहाँ पे मेनली डीसी मशीन में वो दो तरह का लॉसेस कौन कौन होगा, जस्ट टेल मी। फर्स्ट वन मैकेनिकल लॉसेस है ना, ओके, एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ओके, दिस वन। तो मैकेनिकल लॉस में हमारा दो तरह का लॉस है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिकल लॉस के बारे में पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉस में हम लोग दो तरह का लॉसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज कॉपर लॉस, जिसको हम लोग ओमिक लॉसेस भी बोल सकते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोल सकते हैं, वेरिएबल लॉसेस भी बोल सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो हम लोग लॉसेस ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जहाँ पे भी कॉपर है, जहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, जहाँ पे भी कंडक्टर है, देयर मस्ट बी कॉपर लॉसेस। जैसे इन द केस ऑफ डीसी मशीन में कहाँ है भाई लॉसेस, ओके। डीसी मशीन में फर्स्ट जो लॉसेस होगा आर्मेचर कंडक्टर, वहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर है, देन दे हैव द रेसिस्टेंस, ओके। तो आर्मेचर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर ए, where Ra is the resistance of armature winding and Ia is the current flowing through the armature conductor। Ia square Ra आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया। सेकेंड हो गया शंट फील्ड कॉपर लॉस। तो शंट फील्ड यानी कि शंट फील्ड में जो करंट फ्लो कर रहा है और शंट फील्ड का जो वाइंडिंग है, ISH स्क्वायर RSH, ओके, शंट फील्ड कॉपर लॉस, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, AC फॉर सीरीज, I स्क्वायर R, RSC इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, है ना। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इंटरपोल वाइंडिंग लॉस। इंटरपोल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरपोल में जो करंट फ्लो करता है दैट इज इक्वल टू द आर्मेचर करंट, है ना। देन IA स्क्वायर RI इज द रेसिस्टेंस ऑफ द इंटरपोल वाइंडिंग, है ना। नाउ नेक्स्ट और कहाँ कहाँ कंडक्टर है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसमें भी जो करंट फ्लो करता है वो आर्मेचर करंट के बराबर फ्लो करता है। तो I स्क्वायर R लॉस IA स्क्वायर RC, फिर RC इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर, गॉट इट। नाउ इसके बाद जो हम लोग दूसरा लॉस पढ़ेंगे दैट इज द मैग्नेटिक लॉस, दिस वन। मैग्नेटिक लॉस को ही हम लोग कोर लॉस कहते हैं, है ना। जैसे ये WCO कॉपर लॉस हो गया, ये WC मैग्नेटिक लॉस, कोर लॉस, ओके, कोर लॉस, फिक्स्ड लॉस, कांस्टेंट लॉस, सारा हम लोग इसी को कहते हैं। ये हमारा दो तरह का है, ऑल ऑफ यू नो। हम लोग इसमें भी हम लोग स्टडी किए थे। फर्स्ट हिस्टेरेसिस लॉस, ओके, एंड सेकंड ED करंट लॉस। ये सेम हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में बात कर चुके हैं, सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी स्टडी करेंगे, है ना। नाउ ये सेकंड हो गया। थर्ड लॉस जो है हमारा, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है स्ट्रे लॉसेस। फोर्थ लॉस जो है वो है ब्रश कॉन्टेक्ट लॉसेस। हम लोग अब एक एक लॉस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जस्ट सी, है ना। ओके, तो ब्रश कॉन्टेक्ट लॉसेस क्या होगा हमारा, VB इंटू
आइए हम लोग एक एक कर डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लॉस में ही हम लोग कॉपर लॉस पढ़ेंगे। कॉपर लॉस क्या है? मैंने बोला कॉपर लॉस अकर व्हेन देयर इज वाइंडिंग, देयर इज कॉपर कंडक्टर, व्हेन देयर इज रेसिस्टेंस। अगर कहीं भी कॉपर कंडक्टर है, रेसिस्टेंस है उसका, ऑफकोर्स कंडक्टर है, रेसिस्टेंस होगा, और अगर हम लोग उसके थ्रू करंट फ्लो करवाते हैं, देन देयर मस्ट बी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इंटरपोल वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। जहाँ जहाँ वाइंडिंग है, जहाँ जहाँ कंडक्टर है, वहाँ पे कॉपर लॉसेस होगा। और जैसे इस वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो करेगा तब, है ना, यानी कि लॉसेस अकर ड्यू टू द पावर कंज्यूम्ड इन द गिवन कंडक्टर। ओके, तो वो जो पावर जो कॉपर कंडक्टर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस है, ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए स्क्वायर आर ए दैट इज द आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस जो होता है फुल लोड लॉसेस का 30 to 40% होता है, याद रखेंगे, है ना, अबाउट 30 to 40% ऑफ फुल लोड लॉसेस, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। इसमें आर्मेचर करंट फ्लो करेगा। ओके, नो उसी तरह अगर हम लोग फील्ड कॉपर लॉस में बात करें तो फील्ड कॉपर लॉस में जो हमारा कॉपर लॉस है, एक्चुअली फील्ड कॉपर लॉस, ये दोनों फील्ड कॉपर लॉस है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आई एफ स्क्वायर आर एफ। फील्ड कॉपर लॉस यानी कि फील्ड वाइंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में जब फील्ड करंट फ्लो कर रहा है तब उसमें जो लॉसेस हो रहा है, जो हीट एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, दैट इज द फील्ड कॉपर लॉस। ये नियर अबाउट जो है फुल लोड का 20 to 30% होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए याद रखेंगे 20 to 30% ऑफ द फुल लोड लॉसेस। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है, विद द इंक्रीज इन लोड मशीन कॉपर लॉस इंक्रीजेज, कॉपर लॉस इंक्रीज होता है। क्यों? जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे लोड करंट फ्लो करेगा, जैसे जैसे लोड करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे हमारा हर वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा ज़्यादा ज़्यादा, है ना। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा आपका कॉपर लॉस होगा, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई। ओके, नाउ जब हम लोग कॉपर लॉस को कंसीडर कर रहे हैं तो कॉपर लॉस को कंसीडर कर रहे हैं तो यानी कि करंट जो उस वाइंडिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो भी कांस्टेंट हो जाए तो वैसे कॉपर लॉस को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कॉपर लॉस, है ना। जैसे कोई भी डीसी मशीन है हमारा, अगर वो शंट डीसी मशीन है तो शंट में तो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अपना है, लेकिन इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है आई एस एच, वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना। तो आई एस एच स्क्वायर आर एस एच ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं शंट फील्ड कॉपर लॉस इज टेकन एज कांस्टेंट। कब तक? जब तक कि आर्मेचर रिएक्शन ना हो। आर्मेचर रिएक्शन होता ही है तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्लाइटली लॉस होता है, स्लाइटली लेस होता है करंट, है ना। नो, तो इन दिस केस जो शंट फील्ड करंट है वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि लोड से ये इंडिपेंडेंट है ना। लोड में कुछ भी करंट फ्लो करे दैट डजंट मैटर। हाँ, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होगा, है ना। तो वोल्टेज तो हमेशा पैरेलल में सेम होगा। आर एस एस कॉन्स्टेंट तो भी इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच, तो आर एस एस कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट तो आई एस एस कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये यानी कि हम लोग शंट फील्ड कॉपर लॉस को कॉन्स्टेंट के रूप में देख सकते हैं। नाउ जब हम लोग कॉपर लॉस को कंसीडर करते हैं तो उसमें जो रेसिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, ये सारा रेसिस्टेंस जो है एक्चुअली दैट इज द डीसी रेसिस्टेंस, दैट इज नॉट द एसी रेसिस्टेंस। दिस इज द डीसी रेसिस्टेंस, दिस इज द स्टैटिक रेसिस्टेंस, है ना। हम लोग एसी रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द डीसी रेसिस्टेंस, दैट इज स्टैटिक इन नेचर। क्यों? अगर हम लोग एसी रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो एसी रेसिस्टेंस जो है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिस्टेंस भी वैरी करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है
जो फ्लक्स आपका एग्जिस्ट हो रहा है, फ्लक्स एग्जिस्ट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ रेसिस्टेंस वेरी करेगा। यही कारण है कि हम लोग जब कॉपर लॉस कंसीडर करते हैं, याद रखेंगे, तो हम लोग उसमें जो रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं दैट इज़ द डीसी रेजिस्टेंस। ओके, उसी तरह से हम लोग जो है ये फील्ड वाइंडिंग, ये लॉसेस सारा हम लोग कंसीडर करते हैं। कॉपर लॉस है ये सारा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कॉपर लॉस सारा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक लॉस, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टैरिसीस लॉस है, ईडी करंट लॉस है। ओके, नाउ वैसे तो कोर लॉसेस का हम लोग डिटेल जो है ट्रांसफार्मर में देख चुके हैं। ओके, यानी कि जहाँ जहाँ कोर है, मैग्नेटिक कोर मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वहाँ वहाँ कोर लॉसेस होगा। अब ये कोर लॉसेस जो है ये दो तरह का, एक हिस्टैरिसीस और एक ईडी करंट लॉस है ना। तो हिस्टैरिसीस लॉस अगर हम लोग थोड़ा बात करें, हिस्टैरिसीस लॉस इज नॉट अफेक्टेड वेदर द गिवन मैग्नेटिक कोर इज लेमिनेटेड और नॉट, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल लेमिनेटेड हो चाहे ना हो, उससे हिस्टैरिसीस लॉस को कोई अंतर नहीं पड़ता, याद रखेंगे। अंतर किसको पड़ेगा? ईडी करंट लॉस को। ईडी करंट लॉस डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा लेमिनेशन का वैसे वैसे ईडी करंट लॉस भी बढ़ेगा, है ना। तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे? देन हिस्टैरिसीस लॉस हम लोग बात किए थे, WH इक्वल टू KH BM⁴ x/F, है ना। ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी, ये हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट जो डिपेंड्स करता है वॉल्यूम ऑफ द कोर मटेरियल पे और कैसा मटेरियल है नीचे ऑफ द मटेरियल पे, है ना। तो ये हिस्टैरिसीस लॉसेस है। ओके, तो ये उसी तरह ईडी करंट लॉस है, K BM² F²। ओके, तो ये लॉसेस भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं, अब साथ साथ थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ईडी करंट लॉस दे आर रिड्यूस्ड बाय द लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। साथ साथ अगर हम लोग स्पीड को, फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट कर दे तो ईडी करंट लॉस जो है वो चेंज नहीं होगा। हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय द मटेरियल हैविंग द लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, जिसका हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट लो होगा KH, है ना, वैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जैसे सिलिकॉन स्टील टाइप का। ओके, तब हम इस तरह से कोर लॉसेस देखेंगे। बाकी जो डिटेल्स है इसका सारा कोर लॉसेस में आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ यहाँ पे जो ईडी करंट लॉस है उसका जो नॉलेज है दैट इज़ नियर अबाउट 20 to 30% ऑफ द फुल लोड लॉसेस, याद रखेंगे। फुल लोड लॉसेस का 20 से 30% होता है। नाउ हम लोग ये लॉसेस पढ़ लिए, हम लोग देखते हैं मैकेनिकल लॉस, जिसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी आता है। ओके, नाउ मैकेनिकल लॉसेस, तो मैकेनिकल लॉसेस जो एक्चुअली है वो डिपेंड करता है उस मैकेनिकल मटेरियल के स्पीड पे। इट कंसिस्ट ऑफ द पावर लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द बियरिंग, बॉल बियरिंग, ड्यू टू द विंडेज। ओके, ये सारे के कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल लॉसेस, है ना। तो मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पे जो है डेट इज द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। कहा जाता है कि अगर डीसी मशीन का स्पीड कांस्टेंट हो, तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगा इन दैट केस जो है हमारा मैकेनिकल लॉस क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। इसमें जो विंडेज लॉस है, विंडेज लॉस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डीसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन का जो भी स्पीड हो उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारे पास फ्रिक्शन लॉस है ना, फ्रिक्शन लॉस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द डीसी मशीन। जो भी डीसी मशीन का स्पीड हो अप्रॉक्सीमेटली उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज नॉट द स्क्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उसके स्क्वायर के रेशियो से विंडेज लॉस होगा और उसके प्रोपोर्शनल रेशियो से फ्रिक्शन विंडेज लॉस होगा, है ना, फ्रिक्शन लॉसेस होगा। सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रश फ्रिक्शन लॉस के बारे में बात करते, फ्रिक्शन तो कहीं भी हो सकता है, तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस जो है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बियरिंग एंड देयर लुब्रिकेशन, है ना। ओके, दैट इज द बियरिंग फ्रिक्शन लॉस। ब्रश फ्रिक्शन लॉस हम लोग बात करें देन दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रश प्रेशर, कि ब्रश का प्रेशर कितना है मूविंग मटेरियल पे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है और साथ साथ उसका स्पीड कितना है, उस पर डिपेंड करेगा क्या,
ब्रश फ्रिक्शन लॉस। बियरिंग फ्रिक्शन लॉस किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ बियरिंग पे और लुब्रिकेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पे, है ना, ग्रीस वगैरह डैट इज। तो मैकेनिकल लॉस को हम लोग बोल सकते हैं, मैकेनिकल लॉस ओके कैन बी डिटरमाइंड। आपको याद होगा कि अगर नो लोड कंडीशन है तो नो लोड कंडीशन पे भी जो है हम लोग मैकेनिकल लॉस को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल लॉस कैन बी कंसीडर्ड या डिटरमाइंड एट नो लोड कंडीशन, है ना, जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे W मैकेनिकल इक्वल टू W फ्रिक्शन प्लस W विंडेज, दिस वन, दोनों का ये सम होता है। मैकेनिकल लॉस और नो लोड लॉसेस आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो याद रखेंगे, जो मैकेनिकल लॉस होता है और नो लोड रोटेशनल लॉसेस या नो लोड लॉसेस, दोनों को हम लोग कंबाइंडली कहते हैं, कंबाइंडली नो लोड रोटेशनल लॉसेस। यानी कि अगर कहीं भी नो लोड रोटेशनल लॉसेस फाइंड आउट करना है तो W मैकेनिकल प्लस नो लोड पे जो लॉसेस हो रहा है वो दोनों को ऐड करके हम लोग बोलेंगे नो लोड रोटेशनल लॉसेस। क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा है वो शाफ्ट के रोटेशन के कारण हो रहा है, यानी कि रोटर का जो रोटेशन हो रहा है अंडर नो लोड कंडीशन उसके कारण, तो उसको हम लोग कह सकते हैं नो लोड रोटेशनल लॉसेस। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये सब मिलेगा, हम दिखाएंगे भी आगे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रे लॉसेस है। स्ट्रे लॉसेस दैट इज एक्चुअली जो यूजुअली जो होता है रेटेड आउटपुट का नियरली 1% होता है, याद रखेंगे रेटेड आउटपुट का 1%। इसको एक्यूरेटली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ डीसी मशीन। स्ट्रे लोड लॉसेज जो है वो कुछ फैक्टर का रिजल्ट है। कौन कौन से फैक्टर का? तो जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आर्मेचर रिएक्शन में जो फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है उसके कारण स्ट्रे लोड लॉसेस होता है। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग देखेंगे, डोंट वरी ओके। तो मैंने क्या कहा, आर्मेचर रिएक्शन में जो आपका फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है उसके कारण, साथ साथ जब कम्यूटेशन होता है तो कम्यूटेशन के दौरान जो कॉइल में शॉर्ट सर्किट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन में ओके, कि कम्यूटेशन में जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ओके, उस शॉर्ट सर्किट के कारण ओके, उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करा उसके चलते जो लॉसेस हुआ दैट इज द स्ट्रे लोड लॉसेस। देन स्ट्रे लोड लॉसेस इज मेनली ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड शॉर्ट सर्किट करंट इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, है ना, जो कम्यूटेशन में हो रहा है। ये नियरली 1% ऑफ द रेटेड आउटपुट होता है, याद रखेंगे, दैट इज द स्ट्रे लोड लॉसेस, है ना। नाउ अब हम लोग पूरे लॉसेस को जो है फिर से दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक कांस्टेंट लॉसेस और दूसरा वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस में कौन कौन सा होगा? पहला नो लोड कोर लॉसेस, है ना, नो लोड कोर लॉसेस कांस्टेंट ओके, मैकेनिकल लॉस कांस्टेंट एंड शंट फील्ड कॉपर लॉस। ये तीन लॉस जो है दैट इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट ओके। वेरिएबल लॉस यानी कि लोड के साथ जो लॉसेस वेरी करे ओके। तो जितने सारे लॉसेस मैंने बताए अभी तक, सिर्फ इसको छोड़ के किसको किसको, नो लोड कोर लॉसेस को, मैकेनिकल लॉसेस को और शंट फील्ड कॉपर लॉसेस को, है ना, उसको छोड़ दो, बाकी सारा लॉस जो है हमारा वेरिएबल लॉस है। तो ये था हमारा लॉसेस इन डीसी मशीन, है ना। हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। एफिशिएंसी, तो हम लोग एफिशिएंसी जो बात करेंगे एक्चुअली वो हम लोग बात कर रहे हैं डीसी मशीन के केस में, है ना, यानी कि डीसी मोटर डीसी जनरेटर के केस में। तो एक्चुअली एफिशिएंसी होता क्या है? एक्चुअली एफिशिएंसी होता क्या है? तो एफिशिएंसी जो हम लोग बात करते हैं हमेशा हम लोग पावर के टर्म में बात करते हैं ओके। अदरवाइज हम लोग एफिशिएंसी को लिखते हैं कि वो कौन सा एफिशिएंसी है। देन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज व्हाट? डिफाइंड एज द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, सिंपल ओके। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। जनरली इसको हम लोग डेसिमल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल से और परसेंटेज से, सिंपल, है ना। या तो परसेंटेज से हम लोग को रिलेट करेंगे या तो हम लोग डेसिमल वैल्यू से करेंगे। क्लियर? नाउ फॉर एनी मशीन, फॉर एनी डीसी मशीन ओके, फॉर एनी मशीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ओके, पहला जो एफिशिएंसी है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। सेकंड
मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड कॉमर्शियल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये 3 तरह का हम लोग एफिशिएंसी स्टडी करेंगे। ओके, जिसमें इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल और कॉमर्शियल एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रिकल के टर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल के टर्म में मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट बाय मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। कॉमर्शियल यानी कि ओवरऑल सिंपल आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। नाउ इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर, अभी हम एक डायग्राम बना रहे हैं, जस्ट सी एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर हम लोग बात कर रहे हैं, डीसी जनरेटर जिसमें हम लोग इनपुट क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देंगे तो वो कैसा सर्किट होगा, मैकेनिकल सर्किट होगा, सिंपल साफ्ट नहीं। ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। याद होगा आपको, है ना। ये हमारा डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इनपुट मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारा मैकेनिकल हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आएगा। ओके, उसके बाद ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। और इलेक्ट्रिकल सर्किट का आउटपुट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, सिंपल इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैकेनिकल सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इनपुट दिए, मैकेनिकल इनपुट दिए, है ना। पी मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ई ए आई ए लिख दो, या जनरेटर के केस में ई जी आई ए लिख दो। इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी कि वी टी आई लिख दो, सिंपल। ओके, नाउ तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का आउटपुट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का आउटपुट यानी कि वी टी आई डिवाइडेड बाई ई जी इंटू आई ए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, है ना। उसी तरह अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल एफिशिएंसी, देन मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हुआ, मैकेनिकल आउटपुट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ई जी आई ए डिवाइडेड बाई मैकेनिकल इनपुट पी मैकेनिकल। अब ओवरऑल एफिशिएंसी और कमर्शियल एफिशिएंसी, आउटपुट बाई इनपुट। तो आउटपुट क्या है भाई, वी टी आई इनपुट पी मैकेनिकल। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपल वी टी आई बाई ई जी इंटू आई ए, ई जी आई ए बाई पी मैकेनिकल, ये दोनों कैंसिल। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू ये क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। यानी कि इन दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अब सोचो एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होता है, ये लेस देन 1, ये लेस देन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। जरूरी नहीं है ना, बट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 7 × 25 = 35, 8 × 25 = 40, है ना। तो हमेशा छोटा दिखेगा। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर के केस में। डीसी मोटर में आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट पी मैकेनिकल और इनपुट डायरेक्शन चेंज, इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट वी टी इंटू आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ये आपका क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ ए बी इंटू आई। बस इतना ही चेंजेज है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट ये है, इसका आउटपुट अब क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया ए बी आई ए नहीं, और इनपुट वी टी आई, सिंपल। मैकेनिकल एफिशिएंसी का आउटपुट पी मैकेनिकल, ओके, और इनपुट ई बी आई ए, ओके।
ओवरऑल आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट क्या है भाई, पी मैकेनिकल बाई इनपुट वी टी आई, है ना। तो पी मैकेनिकल यहाँ लिख दो, ये क्या हो गया, ई बी आई ए, ई बी आई ए, और ये वी टी आई। ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, है ना। तो ये डीसी मोटर के केस में भी हम लोग देख लिए, है ना। नाउ अब हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। हम लोग डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी पढ़ते हैं और डीसी मोटर में मैक्सिमम पावर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या रहा है, आउटपुट वी टी इंटू आई एल, आई एल इज द लोड करंट एंड वी टी इज द वोल्टेज क्रॉस द लोड, है ना। इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या होगा, मतलब जो लॉसेस हम लोग टोटल लॉसेस बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली लॉसेस क्या होगा, तो आई ए स्क्वायर आ रही, आई ए स्क्वायर आ रही, जिसको हम लोग जो है आई एल स्क्वायर आ रही भी लिख सकते हैं, प्लस आई ए सी स्क्वायर आर एस सी प्लस आई एस एच स्क्वायर आर एस एच, जो ये बैंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस है जो बहुत स्मॉल होगा, है ना, प्लस वी बी आई ए प्लस डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डब्ल्यू कोर लॉसेस। इसमें ये लॉसेस ये लॉसेस ये लॉसेस और ये लॉसेस, ये क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ये सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लॉसेस हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, लॉसेस इक्वल टू आई एल स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी। हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू सी को कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस इन शॉर्ट, हम लोग कहीं लिखना चाहें तो। ओके, तो लॉसेस ये हो गया। अब हम लोग अगर एफिशिएंसी लिखना चाहें तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आउटपुट पावर बाई आउटपुट प्लस लॉसेस वी टी आई एल प्लस आई एल स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी। अब वी टी आई एल को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस आई एल स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी बाई वी टी इंटू आई एल। अब एफिशिएंसी को मैक्सिमम होने के लिए 1 कांस्टेंट, इसको मिनिमम होना होगा। तो इसको मिनिमम होने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, आई एल स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी बाई वी टी आई एल। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, आई एल के रिस्पेक्ट में, और इसको जीरो कर देंगे। जो भी कंडीशन आएगा वही कंडीशन होगा हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो वी टी आई एल आई एल स्क्वायर आर ए यानी कि 2 आई एल आर ए प्लस 0 माइनस आई एल स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी इंटू वी टी इक्वल टू 0, है ना। आई एल कॉन्स्टेंट ख़त्म, तो ये 2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, आई एल स्क्वायर आर ए। ओके, वी टी कॉमन माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू 0। तो वी टी तो कभी 0 होगा नहीं, यानी कि आई एल स्क्वायर आर ए इक्वल टू डब्ल्यू सी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको छनवर्कली कोर लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉस जब होगा, यानी कि एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लोड क्या होगा, आई एल इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई आर ए का अंडर रूट दिस वन, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड लोड एट विच द एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम, है ना। या कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। ओके, नाउ या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कोर लॉस हमारा फिक्स लॉस होता है, तो फिक्स लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, दिस इज द रिक्वायर्ड लोड एट विच द एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम। उसी तरह हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे
ओके, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर जो होता क्या है, ई बी इक्वल टू वी टी बाई टू, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर इन द केस ऑफ डीसी मोटर, है ना। नाउ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर अगर निकालना चाहें तो ये आउटपुट क्या है, पी आउटपुट वी टी आई एल माइनस, ये सब तो हम लोग बहुत छोटा है इसको नेग्लेक्ट कर दिए, है ना, माइनस आई एल स्क्वायर आर ए डब्ल्यू सी। तो आई एल मतलब आइए हम लोग लिख सकते हैं, आइए तो मैक्सिमम आउटपुट पावर ओके किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, आइए ओके ये जीरो, तो ये जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी टी माइनस टू आई ए आर ए, ये जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि वी टी बाई टू इक्वल टू व्हाट, आई ए आर ए। अब डीसी मोटर का केस है, इनपुट वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ओके, तो आई ए आर ए इक्वल टू वी टी बाई टू, तो यहाँ पे वी टी बाई टू लिख दो, ई बी वी टी इक्वल टू ई बी प्लस वी टी बाई टू, यानी कि ई बी इक्वल टू व्हाट, वी टी बाई टू, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। ओके, इस तरह से हम लोग कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पावर स्टेज के साथ और उसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।